धीरे धीरे हम लोग 1857 से शुरू किए और 1947 तक पहुंचने वाले हैं। इसी दौरान हम लोग असहयोग आंदोलन आ गए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच। देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं यहां से। देखिए असहयोग आंदोलन की जब बात आती है तो सबसे पहले बिहार में देखिए क्या हुआ था। सबसे बड़का नेता असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहां पे? भागलपुर में। और ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को इसमें शामिल किया गया। तो पहला चीज ध्यान रखिए कि सबसे प्रमुख नेता कौन थे असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का? कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी ने असहयोग आंदोलन की यहाँ पे बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या बनाया था? एक खाका बनाया था। बिहार में असहयोग आंदोलन का खाका बनाने वाले प्रमुख कौन था? राजेंद्र प्रसाद। आगे चल करके भागलपुर में किया था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज को भी क्या किया गया था? मुद्दे को शामिल किया गया था। क्लियर? असहयोग आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी। अब देखिए क्या क्या घटनाएं घटी जो आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो आपको पता होगा गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा आंदोलन था, है ना। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अभी तक क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता होगा कि पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके अगर कोई भाग लिया था वो सूबा था बिहार। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो भाग लिया था वो सूबा कौन सा था? बिहार। अब इसी दौरान देखिए क्या हुआ। विधायिका से उम्मीदवारी कौन कौन वापस लिया था बिहार का? पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से इसमें से नेता थे जिसने विधायिका से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया? तो पहला मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। क्या क्या? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। देखिए दो गो प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद। अच्छा, विधायिका से अपनी वापस ले लेना उम्मीदवारी समझते हैं? ये लोग विधायक मतलब विधायिका जो बनता था ना, चुनाव जब हुआ था, ठीक है, उसमें ये लोग जीते थे, लेकिन क्या किए थे? अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिए। दो गो प्रसाद था। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद और एगो मजरूल हक, एगो मोहम्मद शफी। एगो हक और एगो शफी। क्लियर? कौन कौन वकील था जो त्याग पत्र दे दिया था? यहां पे भी प्रसाद है। देखिए मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह। याद करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजों को याद कर लेते हैं तो आसानी से आपका नंबर बढ़ेगा। यहाँ पे भी देखिए दो गो प्रसाद है, एगो मथुरा प्रसाद, एगो ब्रजकिशोर प्रसाद। वकील था, त्याग पत्र दे दिया। कौन कौन? मथुरा प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। सिंह, तीन गो सिंह है। कौन कौन? देखिए दो गो नारायण, अनुग्रह नारायण, दीप नारायण। अनुग्रह नारायण, दीप नारायण। और एगो श्री कृष्ण सिंह है। यानी 3, 2, 5 लोग क्या किया था? वकील के पद से इस्तीफा दे दिया। कौन कौन? ध्यान कहाँ रहता है? बोर्ड इधर है, ध्यान किधर है? चलिए, वकील के पद से त्याग पत्र कौन कौन दिया था? दो गो, मथुरा प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, दो गो प्रसाद। 3 गो नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, ये भी पूछा जाता है पटना कॉलेज से अपना नाम किसने वापस ले लिया था? ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि किसका एग्जाम में 4 दिन बाकी था और नाम वापस ले लिया था। तो देखिए पटना लॉ कॉलेज से जो नाम वापस लिया था उसका नाम था फजलुल रहमान। क्या नाम था? फजलुल रहमान। कौन कौन था? देखिए फजलुल रहमान। और बीएन कॉलेज से जो अपना नाम वापस लिया था उसका नाम था अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी। ऐसा क्वेश्चन आपको कैनो नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो जो सही कर गया वो एकदम हिट कर जाएगा।
यानी उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान पटना लॉ कॉलेज से नाम वापस लिया था फजलुर रहमान, बीएन कॉलेज से अब्दुल बारी और मोहम्मद। इसके अलावे मोहम्मद फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया और उसका प्रचार बनाया था किसको? राजेंद्र प्रसाद। आगे चल करके देखिए क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी घटना घटती है। मजरूल हक जो थे उसके निर्देशन में मजरूल हक का एक दोस्त था जिसका नाम था खैरू मियाँ, और खैरू मियाँ से जमीन लिया और उसी जमीन पे सदाकत आश्रम का निर्माण हुआ, जो अभी कांग्रेस का थी है, कांग्रेस का जो संग्रहालय जो भी है। तो खैरू मियाँ मजरूल हक का दोस्त था और खैरू मियाँ जमीन दिया और उस पे सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और वहीं से निकलता था द मदरलैंड नामक पत्रिका, वहीं से निकलता था द मदरलैंड नामक पत्रिका। आगे चल करके दिसंबर 1920 में गांधी जी ने बिहार यात्रा के संबंध में शौकत अली ऋषभ के संदर्भ में मैटर को आगे बढ़ाया। उतना कुछ नहीं, इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था? किसके द्वारा जमीन दिया गया था? किसके सहयोग से हुआ था? चलिए, सबसे व्यापक जो प्रभाव पड़ा था 1800, ये सबसे व्यापक जो प्रभाव पड़ा था, कहने हैं सबसे व्यापक जो प्रभाव पड़ा था, देखिए मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णी, मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। मतलब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो सबसे ज्यादा जो पीक पॉइंट था बिहार में, वो केंद्र कौन सा था? पटना था। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पटना रहेगा भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर पीछे से। किसान नेता स्वामी विद्यानंद, ध्यान रखिएगा, इस बार भी 68 में भी पूछा है और 67 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। किसान नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीति का कठोर आलोचना किया, जबकि आरा के गुलाम इमाम ब्रिटिशों पर मुसलमानों के हित का उल्लंघन का आरोप लगाया। क्वेश्चन पूछा गया था, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें बिहार का कौन सा किसान नेता सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे? स्वामी विद्यानंद। कहाँ के थे ये? दरभंगा के कार्यानंद थे ना, मुंगेर था, कार्यानंद मुंगेर, ये दरभंगा के विद्यानंद। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 67 में भी 68 में भी। अगर इस बार आप दिए होंगे कि जब 1969 में भी पूछेगा, जरूरी नहीं पूछेगा लेकिन पूछ भी सकता है। जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था तो उसमें कौन से किसान नेता लगातार आवाज उठा रहा था? स्वामी विद्यानंद। अब देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां छोड़िए। अच्छा, एक चीज और हुआ था शाहाबाद में इसी दौरान ये पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहां पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। और फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड समझते हैं? और झंडा फहराने के दौरान लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था ना जालियांवाला बाग जैसा मैटर, कुछ ऐसा ही था। झंडा फहराने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे और उसको गोली मारता गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कहाँ चलाया गया था? और झंडा कांड की घटना कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी, दीपनारायण सिंह और मजरूल हक ने किया। यह भी कई बार पूछा जाता है। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कहां हुआ था? कहां हुआ था? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? अच्छा, नवंबर 1921 में ब्रिटेन की प्रिंस यहां पे आया था। जबरदस्त विरोध हुआ था इसका, है ना, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और क्वेश्चन, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है, क्योंकि सारे लोग स्कूल छोड़ रहे थे, कॉलेजेस छोड़ रहे थे
जब स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे तो हमारे लोग पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे गांधी जी के पर्पज से उद्घाटन किया था गांधी जी। गांधी जी जब आए थे, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था, और इसका दो चीज पूछा जाता है, कुलपति कौन बना था, कुलपति मजरूल हक, कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन बनाया था, मजरूल हक, और कुलपति कौन बनाए थे। और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना का उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किसने किया था, महात्मा गांधी। तो इतना था असहयोग आंदोलन से, जिसको हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं या रिवीजन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला, असहयोग आंदोलन में बिहार का सबसे प्रमुख नेता कौन था, राजेंद्र प्रसाद। इसने भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया और स्वराज के मुद्दे को ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पे शामिल कर दिया। विधायिका से उम्मीदवारी किसने वापस लिया, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन कौन सा वकील था जो छोड़ दिया था, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण। पटना लॉ कॉलेज कौन कौन छोड़ा था, फजलुल रहमान, अब्दुल बारी। बीएन कॉलेज कौन कौन छोड़ा था, सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था सदाकत आश्रम की स्थापना, जमीन किसने दिया था, किसके निर्देशन पे, द मदरलैंड वहीं से निकलता था। और सहयोग आंदोलन में बिहार का सबसे प्रमुख स्थल पटना, सबसे प्रमुख स्थल था पटना। सबसे महत्वपूर्ण किसान नेता जो अपनी बातों को उठा रहे थे, स्वामी नशाबंदी आंदोलन कहां चलाया गया था, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कहां हुआ था, और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था, कुलाधिपति कौन बने थे और कुलपति कौन बने थे। चलिए, तो याद हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है नाम याद रखना, नाम वापसी वाला, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। एग्जाम में 20 दिन बाकी था, छोड़ दिया, कौन, जयप्रकाश नारायण। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें विधायिका से अपनी उम्मीदवारी कौन कौन वापस लिया था, तो कौन कौन वापस लिया था, कौन कौन वकील त्याग पत्र दे दिया था, पटना लॉ कॉलेज कौन छोड़ा था, बीएन कॉलेज कौन छोड़ा था, गुड। सब तो वकील होते थे उस समय। अभी के समय में जैसे पढ़ाई करके बीपीएससी करो, उस समय पढ़ाई करके सब बैरिस्टर बनो। बैरिस्टर मतलब वकील नहीं समझ रहे हैं, हम भी वकील हैं, हो गया, डिग्री मिल गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं स्वराज दल। स्वराज दल से बीपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, हो क्या रहा था, जब 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिए, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता इससे क्या हो गए, खफा हो गए। एक्चुअली ये था कि गांधी जी को लोग समझ ही नहीं पाए। गांधी जी बहुत बड़ी चीज है, मतलब थे, हर किसी को समझने की बस की बात नहीं है। तो उसके बाद से क्या हुआ, कुछ नेता उससे अलग हो गए और उसने एक अलग दल की स्थापना करने का प्रयास किया, और उसी में से एक नाम आता है स्वराज दल। अब देखिए होता क्या है, गया अधिवेशन में 1923 में नाम आता है 3, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और सत्यमूर्ति। कौन कौन 3 नाम आता है, ध्यान देखिए। नाम आता है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का फादर, चितरंजन दास और एक सत्यमूर्ति। इन तीनों ने क्या किया, अलग से विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इनका मानना था
कि अब हमारी बात बाहर से नहीं सुनी जाएगी, हम विधायिका में जाएंगे और वहीं पे क्या करेंगे, विरोध करेंगे। गया अधिवेशन 1922, तो 22 से तो है, 23 लिखा हुआ है, 22। ठीक है। अब देखिए, तो इन लोगों ने यह समर्थन किया कि हम क्या करेंगे, एक अलग से दल बनाएंगे और उसका नाम था स्वराज दल। तो देखिए, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा गठन, बिहार का छोड़िए, पहले हम लोग इधर से चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये तीनों कौन कौन, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति, ये तीनों ने क्या कहा कि अब बाहर से नहीं, हम लोग विधायिका में जा करके सरकार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इसी पर्पज से पहला कोई व्यक्ति था जिसका नाम था, जो विधायिका में प्रवेश हुआ था, विठल भाई पटेल। कई बार पूछा गया, विठल भाई पटेल पहला व्यक्ति था जो विधायिका में प्रवेश किए, है ना। अब देखिए, यहां पे दो चीज होता है, बिहार के पर्पज से देखते हैं। तो बिहार में, ऐसे भारत में इसकी स्थापना जो हुआ था 23 में जनवरी। अब देखिए, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का शाखा का गठन हुआ और सबसे महत्वपूर्ण इसके नेता कौन थे। मतलब बिहार में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, बिहार में स्वराज दल का जो प्रमुख नेता था वो कौन था। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा, आपको बस इतना ही याद रखना है, बिहार में स्वराज दल का प्रमुख नेता कौन थे। कौन थे? 2 जून पटना में इसकी बैठक भी हुई थी। अच्छा, ये जो स्थापित हुआ था ना, ये पे यहाँ पे अध्यक्ष नारायण अब्दुल बारी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के पर्पज से बस ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में स्वराज दल का सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन था, बस एक चीज याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन हो गया, श्री कृष्ण सिंह। एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कब हुआ था शाखा की स्थापना, फरवरी 1923। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा प्रमुख नेता कौन बनाया गया इसका, श्री कृष्ण सिंह। तो स्वराज दल से इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। साइमन कमीशन का नाम सुने होंगे, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। साइमन कमीशन को क्या किया गया था, जबरदस्त विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। बिहार का क्या इसमें प्रोस्पेक्टिव है, ज्यादा नहीं है। देखिए, जब 1928 में भारत आगमन हुआ किसका, साइमन कमीशन का, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि भारत बिहार में जो विरोध हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन था, बस एक ही क्वेश्चन। जब साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, सब जगह इसका विरोध होता है। बिहार में जो विरोध हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण हीरो कौन था, तो बस वही याद रखना, अनुग्रह नारायण सिंह। कौन किया था विरोध सबसे महत्वपूर्ण, तो इससे एक ही क्वेश्चन याद रखना है। अब वो क्वेश्चन कौन सा है, जब साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, हर जगह इसका विरोध होता है। क्यों विरोध होता है, सारा ब्रिटिशर्स थे, भारतीय एक भी नहीं थे, जबरदस्त विरोध हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, सारा कहानी पता है। लेकिन बिहार के प्रोस्पेक्टिव में सबसे बड़े नेता कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, बस इतना ही। हालांकि आगे चल करके 22 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसका विरोध हुआ था। 2 चीज याद रख सकते हैं, ये साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा था, 12 दिसंबर को आया था पटना में। साइमन कमीशन पटना कब आया था, और रांची 24। तो एक वो याद रख सकते हैं, साइमन कमीशन पटना कब आया था, 12 दिसंबर। शादी का शुभ मुहूर्त होता है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को आया था पटना, और जबरदस्त जो विरोध हुआ था, सबसे बड़ा नेता जो विरोध किया था इसका, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित किया गया। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन याद रखना है, जब 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आया, पटना आया, तो सबसे बड़े नेता जो इसका विरोध करने का काम किया था, क्या नाम था, अनुग्रह नारायण सिन्हा।
सिन्हा है, सिन्हा। अब देखिए, अब जिस टॉपिक पे हम जा रहे हैं वो बीपीएससी का अब तक का सबसे विवादित क्वेश्चन यहां से आता है। जितना बार बीपीएससी क्वेश्चन लिया, हर बार यहां से विवादित क्वेश्चन आता है, लेकिन आज के बाद आपका विवादित नहीं होगा, क्योंकि यहां से हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है और हर बार यहां से विवादित। अंततः बीपीएससी क्वेश्चन या तो डिलीट करता है या उसका आंसर बदलता है। 4 बार डिलीट किया। अब देखिए यहां पे है क्या, देखिए 2-3 चीज समझिए। पहला, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछता क्या है। एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, एक स्थापना हुआ 1931 में और एक स्थापना हुआ 1934 में। लोग इसका कंफ्यूजन ये रहता है कि दोनों चीजवा एक ही है। वाकई में दोनों चीजवा एक ही है, वाकई में दोनों चीज अलग है। एक को कह देता है लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग देखिए कैसे देखेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे कि 1931 में जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कब? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये मेन रूप से ये तीनों थे। हालांकि इसके साथ भी थे कौन? जयप्रकाश। लेकिन मेन जो लीड रोल में जो थे, बार बार बोल रहे हैं, मेन लीड रोल में थे वो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र थे। कब का? 1931 का। ध्यान रखिए, कब का? 1931 का। तो जब क्वेश्चन पूछे 1931 का सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक, तो आंसर आपको क्या देना है? बैटरी डाउन, अभी चार्ज हुआ है तो कहां लिख रहा है? 1931 में जब पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो संस्थापक में कौन जाएगा? लेकिन जब यही चीज वह पूछे 17 मई 1934, ध्यान रखिए 17 मई 1934, और ये पूछ देगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्या पूछेगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसकी संस्थापक में आएगा आचार्य नरेंद्र देव और सचिव में आएगा जयप्रकाश नारायण। समझ में आया? ये क्वेश्चन बीपीएससी 4 बार पूछा है, 4 बार डिलीट किया है, 4 बार आंसर चेंज किया। नहीं, उसको कंफ्यूजन है। हमको लगता है सेटरे को दिमाग नहीं था, हमसे पूछना चाहिए था, है ना? तो जब भी बिहार सोशलिस्ट पूछे 1931, तब क्या देना है? जयप्रकाश नारायण यहां भी है, लिख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण यहां भी है। लेकिन जब मेनली रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे, अब वो भी 17 मई 1934 वाला, तो इसकी स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था और अध्यक्ष था आचार्य नरेंद्र देव और सचिव था जयप्रकाश नारायण। यानी संस्थापक में 2 आएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। एक चीज और समझ लीजिए, जब 1931 और 1934 कुछ मेंशन ना करे, तब भी आंसर लगाना है ये वाला, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव। जब 1931 और 1934 मेंशन ना करे तब भी, लेकिन जब मेंशन करे तब तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अन्य सदस्य कौन कौन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? यानी यही लोग था ना, यानी ये लोग है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र सुख, दोनों जगह लगभग सेम है, दोनों जगह लगभग सेम है। आगे चल करके 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्य, छोड़िए सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछा है। चलिए फाइनल टच देते हैं। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक
1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक। जब 34 और 31 दोनों में से कुछ ना दे तो भी, हाँ, और सहयोगी में कौन कौन था? तो कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, रुकना मना है ना, क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा है। आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए पहले एक करके देखते हैं। अब हम लोग मॉडर्न लगभग समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। 2 मिनट हो गया गपशप, अब एनर्जेटिक होके इधर आ गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1922 के बाद कांग्रेस से बहुत सारे लोग नाराज हो गए। उनको लगा कि हम अकेला तीर मार देंगे। 2-4 दिन उछल के देख लिया, शांत हो गया। अंततः गांधी बाबा को ही कुछ करना था और अंततः 1930 तक आते आते गांधी जी एक अलग से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर लिए थे और ये आंदोलन धीरे धीरे अप्रत्यक्ष तरीके से होना जा रहा था और उसी में से आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहुत सारा पृष्ठभूमि है, वहां नहीं जाएंगे, बिहार के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। इसमें हुआ क्या था, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने एक कानून को तोड़ा था और उसका नाम था नमक कानून। नमक पे टैक्स लेती थी सरकार। हमने कहा हम टैक्स नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि नमक हम खुद बनाएंगे। और इसके लिए वो क्या किए थे, एक लंबी दूरी यात्रा तय करके गुजरात का किनारा गया था समुद्र में और वहां जाके क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। अब थोड़ा सा बिहार की बात करते हैं, जो वहां पे 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल, टोटल कितना दिन का, 24 दिन का, 24 था ना, 24 दिन की यात्रा जो गांधी जी किए थे नमक आंदोलन तोड़ने के लिए, उसमें टोटल कितने लोग शामिल थे, 78 लोग थे। उसमें एक बिहारी था, तो पहले उसका नाम याद रखिए, दरभंगा का था, उसका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। लिया था लेकिन था, यानी उस 78 में 78 जो आंदोलनकारी गांधी जी के साथ थे उस यात्रा में, उसमें से एक बिहारी था। हाँ अब जोड़ के 78 बोलिए, चाहे मिला के 78 बोलिए, कहीं कहीं तो 76 भी दिखाता है। खैर जो भी, गांधी जी के साथ जितने लोग थे, उस महत्वपूर्ण यह है कि एक बिहारी कौन था, गिरिधारी चौधरी। ये कहाँ के थे, दरभंगा के थे। अब ध्यान ये रखिए, इसको लगा था कि हमको भांग मिलेगा लेकिन नमक मिल गया, इसलिए दरभंगा के थे, है ना। खोज करने गए थे कि वहां भांग वांग मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल गया क्या, इसलिए कुछ दिन के बाद बोले थे हम खोजे थे, कुछ और मिल गया, कुछ और, चलो वापस चलते हैं। बिहार में इसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए, 15 अप्रैल 1930, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार में 15 अप्रैल 1930 को हुआ। कब हुआ? चूंकि बिहार सामुद्रिक एरिया तो था नहीं, इसलिए बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण और सारण। वहां पे थोड़ा सा नमकीन मिट्टी है, वहां पे जो मिट्टी है ना वो नमकीन है, और उसी नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था, नमक की पूड़ियां बनाया गया था और नमक कानून को तोड़ा गया था। तो पूछा जाता है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। और कहां पे? चंपारण और सारण। चंपारण और सारण से नमकीन मिट्टी बना करके किया गया था शुरुआत इसकी, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्रम में बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया था। आपको बता दें होता क्या था, यहाँ पे जो लोग निवास करते थे ना, तो अंग्रेज बोला यहाँ के राजाओं को, यहाँ के लोगों को कि हम तुमको चौकीदार देते हैं। पुलिस का जो चौकीदार होता है ना, वो क्या करेगा, रात भर और दिन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। बाहर से कुत्ता
बैल, बाघ जो आता है, या कुछ मतलब अलग थलग और सामाजिक तत्व जैसे लोग आते हैं, उन सब से तुम्हारा क्या करेगा? रक्षा करेगा। लेकिन एक चीज, उसका पैसवा जो होगा, मतलब चौकीदार जो होगा, उसको जो वेतनमा दिया जाएगा वो आप ही लोग दीजिएगा। हम बोलेंगे कि हमको जरूरत है, हम खुद कर लेंगे रक्षा, हम ना रखेंगे। तो हम डायरेक्ट असहयोग, यहाँ पे हम क्या किए, हम बोले चौकीदारी को कर नहीं देंगे, चौकीदार लोगों को पैसा नहीं देंगे। 68 में यही क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से बिहार में किस आंदोलन का कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन में चौकीदारी नहीं दिया था, ऑप्शन में, हाँ अरे वो तो पता है, ऑप्शन में चौकीदारी नहीं था, दे दिया था कमला, कुछ दे दिया था भात, कुछ क्या क्या दे दिया, लोग सोचिए नहीं पाया। और इसमें से कोई नहीं में था ये, समझे? इसलिए इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा आंदोलन कर नहीं देंगे चलाया गया? तो चौकीदारी कर आंदोलन नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया। कहां चलाया गया था? बिहार में। अब देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया था वो कौन था? और असहयोग आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का भी वही था ना। तो रूपरेखा जो तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसके बाद देखिए कौन कौन था। पटना का नेतृत्व किया था जगत नारायण लाल। वैसे भी पटना बिहार का जगत ही है ना। पटना का था जगत नारायण लाल। सारण में जो था उसका नाम था गिरीश तिवारी और चंद्रिका सिंह। सारण में कौन था? गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह। मुजफ्फरपुर में था जनकधारी प्रसाद, राम दयालु और राम आनंद। और भागलपुर में था महादेव लाल सराफा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना का नेतृत्व किसने किया? पटना का नेतृत्व किया था जगत नारायण लाल। सारण का किसने किया था? मुजफ्फरपुर का किसने किया था? और भागलपुर का किसने किया था? भागलपुर का किसने किया था? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिवान में एक घटना हुआ था। सिवान में इस आंदोलन की आयोजन कर नमक की पुड़िया बेची गई थी। ये पूछा जाता है, नमक की पुड़िया छोटी छोटी बना करके बेचा गया था। कहां पे? अच्छा, नमकीन मिट्टी से नमक कहां बनाया गया था? सारण और चंपारण में। सारण और चंपारण में। लेकिन सिवान में नमक की पुड़िया बना करके क्या बेचा गया था? नमक की छोटी छोटी पुड़िया बना के बेची गई थी। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ। 9 मई 30 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों पर शराब की दुकानों के आगे धरना का प्रस्ताव रखा। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, छपरा में एक घटना हुआ था, नंगी हड़ताल। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी बोल दिए थे कि हम विदेशी कपड़ा को, विदेशी वस्तु का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। छपरा में जितना भी कैदी था बोला कि आप हमें क्या दीजिए? हमारा अपना कपड़ा दीजिए, हमारा अपना कपड़ा दीजिए, अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे। बोले नहीं देंगे, बोले हम ना पहनेंगे, ऐसे नंगे रहेंगे। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, नंगा हड़ताल। पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान बिहार में नंगी हड़ताल की घटनाएं देखी गई? कौन आंदोलन? कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में इसी समय घटना बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, बिहपुर सत्याग्रह, जिसमें सत्याग्रहियों पर पुलिस ने दमन चक्र चलाया था। बिहपुर सत्याग्रह। वहां बिहपुर एक जगह है, तारापुर नाम सुने हैं? तारापुर में जो है झंडा फहराने के दौरान इस तरह का घटना हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में बिहपुर सत्याग्रह की घटनाएं देखी गई? बिहपुर सत्याग्रह की घटनाएं देखी गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे लोग क्या किए थे? झंडा फहराने के दौरान आगे बढ़ रहे थे, उस पे गोली चलाया गया था। तारापुर का एक जगह था बिहपुर। अब देखिए इसी दौरान राजवंशी देवी, नाम सुने हैं? राजेंद्र प्रसाद पटना आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। राजवंशी देवी कौन थी? इसकी पत्नी थी ना।
राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद के पटना आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई। पटना में एक बहुत इंपॉर्टेंट था जगह, नखास पिंड, नाम सुने हैं? पटना सिटी के तरफ एक जगह है नखास पिंड। जब नखास पिंड सुल्तानगंज है, पटना सिटी सुल्तानगंज नाम सुने? वहां से जब नखास पिंड की तरफ आंदोलन जा रहा था, उसी समय पुलिस से झड़प हो गया था आंदोलनकारियों का। झड़प में खूब कुटाई हुआ था दोनों का, मतलब ज्यादा लोग मरे नहीं थे। उसी समय था अब्दुल बारी, राजेंद्र, कृपलानी आदि उसी में शामिल थे। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, नखास पिंड नामक घटनाएं, नखास पिंड नामक घटना किस आंदोलन के दौरान जो है घटी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंततः जो है आपको पता होगा कि गांधी जी वापस आ जाते हैं वहां से, कहां से? गोलमेज सम्मेलन से पुनः फिर से वो आंदोलन को शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार का आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहता है। अंततः 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने स्थगित करने की घोषणा कर दी, तो यहां पे भी स्थगित होगी। चलिए इसको रिवीजन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू से फिर से क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहला पढ़े, जो 24 दिन का आंदोलन हुआ था, जो यात्रा हुआ था, उसमें एक बिहारी था। कौन? कहां का था? दरभंगा का। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कहां हुई थी? 2 जगह से नमकीन मिट्टी बनाया गया था। कहां से? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया। कौन सा कर नहीं देंगे? चौकीदारी कर नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति रूपरेखा तैयार किया था वो कौन था? राजेंद्र प्रसाद। पटना से कौन था? जगत नारायण लाल। सारण से कौन था? मुजफ्फरपुर से कौन था? भागलपुर से कौन था? नमक की पुड़िया बना के कहां बेचा गया? नंगा हड़ताल कहां हुआ था? बीपुर सत्याग्रह कहां हुआ था? नखास पिंड की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? कहां से संबंधित है? फिर से फाइनल टच, गांधी जी के आंदोलन में कौन बिहारी शामिल था? बिहार में कब शुरुआत हुआ? बैटरी डाउन हो गया, ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए 2 जगह से चला गया था नमक आंदोलन। कौन सा? कौन सा कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया? चौकीदारी कर नहीं देंगे। नंगा हड़ताल कहां हुआ था? बीपुर सत्याग्रह कहां हुआ था? पटना का नेतृत्व कौन किया था? प्रमुख नेता कौन था? बिहार का कौन था? सराफा। और भागलपुर का। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव ना। कोई नहीं, 2 मिनट और 20 मिनट इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है। 1 मिनट रुक करके हम लोग इस पे एंट्री करते हैं। देखिए 1937 का जो चुनाव था ना, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। 2-3 चीज को पहले समझिए। ज्यादा 1937 में देखिए क्या होता है। 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और यहां से राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा बदलती है। सिर्फ बिहार विधानसभा नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर भी चुनाव होता है 1937 में। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी विधानसभा का चुनाव होता है। सबसे पहले एक चीज को समझिए। जब 1937 में चुनाव होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कांग्रेस जीतती है। अंततः जब कांग्रेस जीत जाती है, तो मात्र 29 सप्ताह या 28 सप्ताह के बाद कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों इस्तीफा देना पड़ता है, उसका कारण बताते हैं। बिना गांधी जी के समर्थन से या बिना भारतीयों के समर्थन से
सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होता है ना, तो भारतीयों को उसमें शामिल कर दिया जाता है। कांग्रेस विक्षोभ हो जाता है और अंततः क्या करता है, इस्तीफा दे देता है। लेकिन बिहार में ये घटनाएं नहीं होती, बिहार में दूसरा कारण से इस्तीफा दिया जाता है। अब बताते हैं क्या। तो सबसे पहले ये सुनिए, 22 से 27 मई 1937 को बिहार में क्या होता है, चुनाव होता है विधानसभा का। कब होता है? देखिए, 22 से 27 मई 1937 को बिहार में चुनाव होता है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है इस चुनाव में, क्योंकि टोटल 152 जो सीट था, कितना सीट था, चुनाव होता है 152 सीट पर से कांग्रेस 107 सीट पर से चुनाव लड़ती है। 152 में से कांग्रेस 107 पर चुनाव लड़ती है और जीतती है कितना पर, 98 सीट कांग्रेस जीत जाती, क्योंकि कांग्रेस के अलावा तो कोई और पार्टी था ही नहीं उस समय। तो टोटल 1900 यानी 152 सीट में कांग्रेस 107 पर चुनाव लड़ती है और जीतती कितना सीट है, 98, यानी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आता है। क्लियर? लेकिन पटना विश्वविद्यालय के इसी दौरान कभी कभी पूछ दिया जाता है, पटना विश्वविद्यालय से सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित होते हैं। एक बार पूछा था 1937 के विधानसभा चुनाव में पटना विश्वविद्यालय से कौन जीता था, कौन जीता था? अब देखिए क्या होता है, जब चुनाव जीत जाता है तो उस समय बिहार के जो राज्यपाल रहते हैं उसका नाम है एम.जी. हैलेट। हालांकि ये बिहार के पहले राज्यपाल नहीं थे। इस बार बीपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछा, बिहार का पहला राज्यपाल हैलेट से पहले एगो था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, 1 साल पहले वो इस्तीफा दे दिया। लेकिन सब लोगों ने लगाया था एम.जी. हैलेट को आंसर, अब वो गलत हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। जब चुनाव, अच्छा जानते हैं, जब चुनाव जीत जाता है तो मुख्यमंत्री को शपथ के लिए कौन बुलाता है, राज्यपाल। तो देखिए क्या होता है, 24 मार्च 1937, ध्यान से पहले सुनिए, बाद में लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। 24 मार्च 1937 को राज्यपाल, अच्छा उस समय जब चुनाव यहाँ पे जीतते हैं तो सबसे मुख्य जो चेहरा रहता है बिहार में कांग्रेस का, वो रहता है श्री कृष्ण सिंह। कौन रहता है? कांग्रेस के बाद दूसरा जो सबसे बड़ी पार्टी थी यहाँ पे, वो था मुस्लिम लीग। क्या था, कौन था? अति मुस्लिम लीग कहते हैं, इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट पार्टी। और इंडिपेंडेंट पार्टी का जो मुख्य चेहरा था उसका नाम था यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का, और उसका चेहरा कौन? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उसका चेहरा कौन? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट, उसका चेहरा कौन? उसका चेहरा कौन? मोहम्मद यूनुस। अब देखिए क्या होता है, और उस समय राज्यपाल कौन था? हैलेट। राज्यपाल कौन था? तो 24 मार्च 1937 को राज्यपाल हैलेट ने कांग्रेस को आमंत्रण किया कि आप आइए और सरकार बनाइए। क्या कहा कांग्रेस, मतलब श्री कृष्ण सिंह को कहा कि आप आइए और बिहार में क्या कीजिए, सरकार बनाइए। श्री कृष्ण ने कहा एक शर्त पे हम सरकार बनाएंगे, वो शर्त हमारा ये है कि आप हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सरकार चलाने में आप हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एडवर्ड गेटे जो था वो बोला नहीं, हम जरूरत पड़ेगा तो हस्तक्षेप करेंगे। श्री कृष्ण सिंह बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे। यानी आमंत्रित तो किया था किसको, श्री कृष्ण सिंह को, कांग्रेस को, लेकिन पहली बार में कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार कांग्रेस चाहती थी कि जब भी हम सरकार चलाएंगे तो स्वतंत्र चलाएंगे, जबकि एडवर्ड गेटे चाहता था नहीं, जरूरत पड़ने पे हस्तक्षेप करेंगे। श्री कृष्ण सिंह बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे, बोला कोई बात नहीं। तो फिर दूसरा बार वो क्या किया, जो सेकेंड बिग पार्टी था, क्या नाम था इसका, इंडिपेंडेंट पार्टी, और इसके जो हीरो थे मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस को वो बुलाता है कि मोहम्मद यूनुस साहब आप आइए सरकार बनाइए, क्योंकि आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। खुशी खुशी आया, बोला एकदम हम रेडी हैं, और वो आता है और वो तैयार हो गया। और इस प्रकार बिहार में पहला, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
तो 1 अप्रैल 1937 को बिहार में, याद रखिए, 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहला भारतीय आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। यानी बिहार में जो पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बिहार में पहला जो चुनाव हुआ था 1937 में और पहला मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कि यूनुस खान के नेतृत्व में? यूनुस के नेतृत्व में। लेकिन एक समय के बाद श्री कृष्ण सिंह को यह आभास हो गया कि हम सरकार नहीं बनाए हैं तो घाटा हमें है, इसलिए कुछ दिन के बाद फिर से सरकार बनाने के लिए अपने दावेदारी पेश कर दिया। कौन? श्री कृष्ण सिंह। कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण सिंह ने फिर से कहा कि हम सरकार बनाएंगे, कंडीशन चाहे जो भी हो, हम क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। यानी कि मोहम्मद यूनुस जब प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने, फिर कांग्रेस ने भी क्या कर लिया? मन बना लिया क्या करने का? तो 20 जुलाई 1937 को कब 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? यानी पहली बार बना था मोहम्मद यूनुस, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा बार कौन बना? श्री कृष्ण सिंह। कब? तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। और उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बना था? किसके नेतृत्व में बना था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बना था। इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष रामदयालु सिंह, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी, एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय, ये तीनों याद रखिएगा। मुख्य नेतृत्व में कौन था? श्री कृष्ण सिंह। मुख्यमंत्री कौन बना था? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कौन? रामदयालु सिंह। उपाध्यक्ष कौन? और एडवोकेट जनरल। सब चीज बहुत अच्छा चल रहा था, सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, सारी चीजें सब सामान्य थी। लेकिन आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय लेवल पे देखिए क्या हुआ था। राष्ट्रीय लेवल पर भी कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती जो है अंग्रेज भारतीयों को शामिल कर दिया, इस कारण से राष्ट्रीय लेवल पर अंग्रेजों ने इस्तीफा दिया। लेकिन बिहार में वो इशू नहीं था। बिहार में क्या हुआ था, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो बिहार सरकार अपनी एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बिहार में बनती है तो जो अंडमान निकोबार में जितना जो कैदी है, अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सजा दी जाती थी, जो कैदी है उसको वहां से, बिहार के कैदियों को वहां से ले जाकर के यहां छोड़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? छुड़ाया जाएगा। लेकिन जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, जब फिर से कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गया तो वहां का जब कैदी यहां पे आया तो उसको छोड़ा नहीं गया, वहां के कैदी को छोड़ा नहीं गया। यही कारण है कि यहां पे बिहार में कांग्रेसी ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। यानी कि 15 फरवरी 1938 को सरकार ने अंडमान निकोबार से वापस लाए गए कैदियों को रिहा नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि यह विषय कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। तो बीपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछा है, बिहार में 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेसी ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण कि कैदियों को रिहा नहीं करने पर, अंडमान निकोबार के कैदियों को रिहा नहीं करने पर। तो यही था 1937 का चुनाव। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर से रिवीजन मारते हैं। चुनाव कब हुआ? 22 से। टोटल कितना सीट? कांग्रेस कितना पे लड़ा? कितना जीता? पटना कॉलेज से कौन था?
राज्यपाल कौन था? सबसे बड़का पार्टी? दूसर का सबसे बड़का पार्टी? कांग्रेस का मुख्य नेता? इंडिपेंडेंट का मुख्य नेता? सबसे पहले सरकार के लिए किसको आमंत्रित किया गया? किसको? कब? देखिए 24 मार्च 1937 को आमंत्रित किया श्री कृष्ण सिंह को। वो आया था? क्या बोला? क्यों नहीं बनाएंगे? दूसरा बार किसको बुलाया? सरकार बनाया। पहला मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था बिहार में? 1 अप्रैल 1900 किसके नेतृत्व में? लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ? प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1900। अंततः कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दे दिया? विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? उपाध्यक्ष कौन बना? एडवोकेट जनरल कौन बना? तो सब चीज जानिए गए हैं। तो यही था 1937 का चुनाव। यही क्या नहीं समझे? हाँ, ये चुनाव जो था ना बिहार, ये राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव हुआ था। उसके बाद लगातार चुनाव हो रहा था। ठीक है, मतलब जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा का होता है ना, नेशनल लेवल पर भी चुनाव हुआ था। ये डेट है नेशनल लेवल के चुनाव। नहीं चल रहा था साथ साथ। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या? बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद था। वो पूछा था स्वतंत्रता के बाद नहीं। ऑप्शन में मोहम्मद यूनिस भी था, लेकिन आंसर उसका वही हुआ। जब कभी आपसे पूछा जाए 1937 के चुनाव के बाद प्रथम बार सीएम किसे बनाया गया, तो यूनुस को, है ना। ये कंफ्यूजन वहां पे भी हुआ था। ठीक है, हाँ इंडिपेंडेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1937 का चुनाव हो गया, जो होना था हो गया। आगे चल करके गांधी जी के दिमाग में कुछ और आया कि क्या किया जाए, एक आदमी से आंदोलन करवाया जाए। इसलिए उसको नाम दिया गया क्या? अब बोला सब लोग कहां चलो? दिल्ली चलो। कहां चलो? इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यहां पे आपको याद रखना है, गांधी जी के द्वारा निर्वाचित प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। तीनों याद रख लीजिए। पहला कौन था? विनोबा भावे। दूसरा कौन था? और तीसरा? ये तो राष्ट्रीय। बिहार में एगो नाम याद रखिए, और वो नाम कौन है? पहला श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण, है ना। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 28 नवंबर 1940। तो याद रखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 1940। कब हुआ था? 28 नवंबर 1940। 28 नवंबर 1940। प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही कौन था? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा कौन था? इसमें बस इतना ही याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह से। बिहार में प्रथम कौन था? दूसरा कौन था? प्रथम कौन था? दूसरा कौन था? प्रथम कौन था? दूसरा कौन था? गुड। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट, भारत छोड़ो आंदोलन।
हम लोग आ रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब समय आ गया है जब अंग्रेजों को पकड़ के यहां से लतिया के भगाएंगे, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, भारतीय स्तर की अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पे, तो 8 अगस्त 1942 को क्या होती है, शुरुआत होती है। करो या मरो के नारा के साथ शुरुआत होता है राष्ट्रीय आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का भले ही शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, पूरा दशा और दिशा इसका तय होता है बिहार से। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारा चीजें आपको यहां पे जानना पड़ेगा। जैसे पहला, 8 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, यहां पे 9 तारीख को राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में डाल दिया जाता है। बांकीपुर जेल कहां है, स्वस्थ हो गए हैं, बैटरी डाउन हो गया। बांकीपुर जेल में डाल दिया गया किसको, राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल को। ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार किया गया, है ना। इसी दौरान 9 तारीख को किसको गिरफ्तार कर दिया गया, राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल को। और देखिए ये दोनों को गिरफ्तार, जबकि जयप्रकाश नारायण को हाजीपुर जेल में डाल दिया, झारखंड के हजारीबाग जेल में। राजेंद्र प्रसाद को जयप्रकाश नारायण को कहां डाला गया। इसके बाद अन्य नेता जैसे कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फुलेना प्रसाद, इन सब को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब को क्या कर लिया गया। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि 18 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद के साथ किसको, लोग सिर्फ राजेंद्र प्रसाद को याद रखते हैं बांकीपुर, लेकिन उसके साथ किसको, जगत नारायण लाल को भी कहां गिरफ्तार करके डाला गया, बांकीपुर में। जयप्रकाश नारायण को कहां डाला गया, कहां डाला गया। इसके अलावे अन्य जो नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। अब कहां कहां डाला गया उसका जेल देखेंगे तब ना, सबको गिरफ्तार करके डाल दिया गया। इसी बीच देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे बलदेव सहाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसने अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया। पूछा जाता है बलदेव सहाय जो एडवोकेट जनरल थे, अधिवक्ता के पद पर से क्या कर दिया। कई बार पूछा गया कि 1942 के आंदोलन में कौन व्यक्ति थे जो अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिए, बलदेव सहाय। दूसरा देखिए जगत नारायण लाल की पत्नी जिसका नाम था राम प्यारी देवी, लाल की पत्नी प्यारी, है ना, जगत नारायण लाल मतलब लाल की पत्नी जिसका नाम था प्यारी देवी, बांकीपुर जेल में सभा करके आम जनता से नौकरी छोड़ने की बात कही। मतलब लाल की पत्नी प्यारी ने क्या कहा कि नौकरी छोड़ दो, कहां, बांकीपुर जेल में आंदोलन किया। तो ये भी याद रखिए, कौन सी, जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी ने क्या किया, बांकीपुर जेल में सभा करके सबसे नौकरी छोड़ने की बात कही। इसके बाद यशवंती देवी, पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। साथ ही साथ भगवती देवी भी थी, राजेंद्र प्रसाद की बहन भी उसके साथ थी। देखिए ये यहाँ पे बलदेव सहाय थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे देखिए, जैसे ही 8 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 9 तारीख को गिरफ्तारी हुआ, 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा अनहोनी घटना घटता है बिहार में, और ये पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हाँ, कहाँ पे, भागवती देवी है यहाँ पे, ये कहाँ पे, यशवती देवी, यशवती देवी, हाँ, प्रभावती कहाँ लिखा हुआ है। बलदेव सहाय अधिवक्ता पद से त्याग पत्र देता है। जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी बांकीपुर जेल में सभा करके आम जनता से नौकरी छोड़ने की बात करते हैं। यशवती देवी पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व करती है, और इसी में शामिल रहती है भगवती देवी जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। और कुछ और कुछ कोई ने कोनो बत्ती है ना, मारिए ना।
कुलवंती फुलवंती है, देवी है ना, जो जहां जो काम है उसको देखिए ना। अब देखिए मेन चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ पीटी नहीं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। 11 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब 9 तारीख को 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 को गिरफ्तार किया गया, 10 के बाद 11 को बिहार में एक जबरदस्त घटना घटा। सचिवालय के दौरान हमारे और आपके जैसा कोढ़िया आदमी नहीं था, सब देश के लिए जान देने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था वो भी, और उसने सोच लिया कि हम क्या करेंगे, सचिवालय पे जाकर के झंडा फहराएंगे। और एक झंडा लिया और 7 लोग था जो सचिवालय के गेट की तरफ निकलता है और बोलता है किसी भी कीमत पे सचिवालय गेट में आप क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। उसी समय वहां के एक पुलिस अधिकारी थे, या पटना के डीएम कह सकते हैं, इस स्तर तक का रैंक का अधिकारी, जिसका नाम था WG आर्चर। क्या नाम था? WG आर्चर। उसने आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पे झंडा नहीं फहराना चाहिए, और इस 7 लोगों ने सोच लिया था कि हम झंडा फहरा के ही रहेंगे। और एक एक करके एक व्यक्ति झंडा फहराने गया, उसको गोली लगा, झंडा गिरा, फिर दूसरा गया, दूसरा को गोली मारा, फिर झंडा गिरा, तीसरा को गोली मारा, फिर झंडा गिरा। इस तरीके से 7 व्यक्ति को गोली लगा और अंततः 7वां व्यक्ति जाकर के झंडा को वहां गाड़ दिया। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी के समय में हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 7 व्यक्ति का नाम और वो कहाँ के थे उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले याद करते हैं। देखिए कैसे कैसे याद करना है, ऐसे नहीं, ध्यान रखिए। सबसे पहले याद कीजिए, पटना का 2 व्यक्ति था, क्योंकि पटना से शुरुआत हुआ। पटना से 2 व्यक्ति था, एक का नाम था रामानंद सिंह और एक का नाम था राम गोविंद। मेरे साथ याद कीजिए, ट्रिक ऐसे ऐसे चें चें करने से नहीं याद होगा। राम गोविंद और राम सिंह एक जैसा लगता है ना, तो देखिए राम गोविंद सिंह और रामानंद सिंह, तो पटना के 2 व्यक्ति थे, दोनों का नाम था राम। एगो था राम गोविंद और एक का नाम था रामानंद। तो पटना वाला 2 को याद हो गया। क्या नाम था दोनों का? राम गोविंद और। अब आ जाइए कहाँ, सारण का 2 गो था, एक का नाम है उमाकांत प्रसाद और एक का नाम है राजेंद्र। तो देखिए हम लोग राजेंद्र प्रसाद बड़ी याद किए हैं, तो उमाकांत प्रसाद है, तो एक वो है, दोनों प्रसाद है, एगो उमाकांत प्रसाद एगो राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद नहीं बोलेंगे, सिंह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंह बोलेंगे। तो एगो हो गया उमाकांत प्रसाद और एगो हो गया राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रसाद बोलने की जगह सिंह बोल देंगे। तो सारण का 2 गो था, एगो उमाकांत प्रसाद और एगो रामानंद सिंह। उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह। उमाकांत प्रसाद, उमाकांत प्रसाद, उमाकांत प्रसाद। पटना से 2 गो, कौन कौन? पटना से 2 कौन कौन? पटना से 2 कौन कौन? सारण से 2 कौन कौन? 4 गो हो गया, बचा 3 गो। एगो देखिए कहाँ का था, भागलपुर का। तो भागलपुर का सतीश प्रसाद झा है ना, सतीश प्रसाद झा। तो भागलपुर से याद रखिए, भागल आदमी जो होता है ना, सतीश इसमें कोई है नहीं है। सतीश नाम का व्यक्ति हमेशा भागा रहता है ना, क्लास से भाग गया, आया था क्लास से भाग गया। तो सतीश प्रसाद झा जो था वो भागलपुर का था। कहाँ का था? भागलपुर का। तो 4 1 5 गो याद हो गया। अब देखिए एगो है औरंगाबाद और एगो है जमालपुर। एगो है औरंगाबाद, एगो है जमालपुर। अब देखिए जमालपुर है ना, जैसे बचपन में जब होशियार नहीं थे तो देवी प्रसाद चौधरी जमालपुर। तो जमालपुर का कौन था? देवी प्रसाद चौधरी। कहाँ का था? देवी प्रसाद चौधरी कहाँ का था? देवी प्रसाद चौधरी कहाँ का था? औरंगाबाद का नाम सुने होंगे लास्ट में, जगपति कुमार। औरंगाबाद में एगो बहुत बड़ा थी सूर्य मंदिर है, देव मंदिर है ना।
तो जगपति मतलब दुनिया जगता है कब से? शुरुआत सूर्य होने से। देव, वहां जो देव मंदिर है ना, वो सूर्य का मंदिर है, सूर्य का बहुत ज्यादा पूजा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि औरंगाबाद में जगपति कुमार मतलब जग, यानी नहीं कहते सुबह सुबह लोग उठता है, जगता है, किसको? सूर्य देवता के आने के बाद। तो इस तरीके से ट्रिक आप याद रख सकते हैं ताकि मिलान करने में थोड़ा सा आसान हो जाए। पटना से था 2 गो, कौन कौन? कौन था पटना से 2 गो? सारण से था 2 गो, कौन कौन? रामानंद, कौन कौन? जमालपुर से तो याद हुआ होगा, देवी प्रसाद चौधरी। इसके बाद भागलपुर से भी तो याद हो ही गया होगा, और औरंगाबाद से भी याद हो ही गया होगा। अब देखिए याद हो गया सब लोग का। अब देखिए जब 11 तारीख को ये घटना घटा तो पूरे भारत में, पूरे भारत के लिए ये एक शोक दिवस के रूप में देखा गया। 12 तारीख को पूर्ण हड़ताल हुआ, 12 तारीख को पूर्ण हड़ताल हुआ। कदम कुआं में बैठक हुआ, संचार व्यवस्था ठप कर दिया गया जगत नारायण लाल के नेतृत्व में। पूरा का पूरा पटना जो है 4 दिन तक पूरे भारत से जो है अलग हो गया, है ना। ये सब घटना था सचिवालय गोलीकांड का। क्लियर? ये घटना को नाम दिया गया सचिवालय गोलीकांड। 11 तारीख को घटना घटा, 12 तारीख को पूरा बिहार में जबरदस्त आंदोलन हुआ। पूरे बिहार से पटना 4 दिन के लिए कट गया, शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट अभी शुरुआत होना बाकी था। होम लिखे हैं, छोड़िए ना, कुछ होगा, हम कभी कभी लिख दिए होंगे। अब पढ़ते पढ़ते किसी का नाम याद आ गया होगा, लिख दिए होंगे। ये सब भी नहीं समझते हैं, अपना भी पर्सनल लाइफ है ना जी। देखिए अब देखिए ये एक घटना हुआ, और जैसे ये घटना हुआ 12 तारीख तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन का एक पार्ट शुरू हो गया, एक पार्ट समाप्त हो गया। दूसरा पार्ट अभी शुरू होना बाकी था। और दूसरा पार्ट शुरू होने के लिए एक व्यक्ति थे जो हजारीबाग जेल में दिमाग लगा रहे थे कि किस दिन हमारे यहाँ अक्टूबर आएगा, किस दिन हमारे यहाँ दिवाली की रात होगी, और उस दिन हम क्या करेंगे, हजारीबाग जेल से भागेंगे। तो दीपावली के दिन, कौन दिन? पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में। दीपावली के दिन क्या किया था? 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागा था जयप्रकाश नारायण, मेन हीरो था, और उसके साथ था सूरज नारायण, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल। मतलब हजारीबाग जेल से 9 नवंबर को कौन कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल। और इन सारे ने भाग करके नेपाल गया, और नेपाल के तराई में जाकर के एक संगठन बनाया, और उस संगठन में सब युवा को कहा जहां देखो अंग्रेज को वहीं पकड़ के पीटो, जहां देखो अंग्रेज को वहीं पकड़ के पीटो। तुमको बंदूक चलाने सिखाएंगे, तीर बिजर चलाने सिखाएंगे, मारना सिखाएंगे, पीटना सिखाएंगे। और वो जो संगठन था उसका नाम था आजाद दास्ता। क्या नाम था? नेपाल में एक जगह था, जंगल था, उसका नाम था बकरे की टापू, वहीं पे स्थापना किया था आजाद दास्ता का, नेपाल की तराई में। इसके बाद बिहार प्रांतीय आजाद परिषद का भी गठन होता है, सूरज नारायण को वहां पे रेडियो का जो कार्य संभालता है वो राम मनोहर लोहिया संभालता है। राजविलास जंगल में नित्यानंद सिंह को प्रथम शिविर का निर्देशक बनाया जाता है। अंततः मई 48 में जाकर के जेपी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद आजाद दास्ता भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आजाद दास्ता से 2-3 क्वेश्चन। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात कौन जेल से? हजारीबाग जेल से बाहर निकलता है। किसके किसके साथ? जयप्रकाश नारायण भागता है सूरज नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल के साथ। आगे चल करके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के बकरे के टापू पर आजाद दास्ता का गठन होता है। आजाद दास्ता में विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित होते हैं।
जैसे जितना पीटना है पीटो, जितना मारना है मारो, है ना। लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम करते थे। राम मनोहर लोहिया जो थे उसको दिया गया था रेडियो का कार्य संभालने के लिए, और प्रथम शिविर जो था राजविलास जंगल में उसका निर्देशक बनाया गया था नित्यानंद सिंह को। धीरे धीरे जब ये कारगर होता है, अंततः इसको भी जो है मचल दिया जाता है, और मई 1948 में जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी फिर से हो जाती है, और आजाद दास्ता धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सब बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिएगा, सब न्यूज है। सीताराम केसरी हर एक से छात्रों का नेतृत्व, जैसे देखिए क्या क्या, जैसे सबसे पहले क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वराज ट्रेन। इसी समय क्या किया गया था, नाम बदल दिया, रेलगाड़ी का नाम कर दिया गया था स्वराज ट्रेन। दिख रहा है उसमें, बढ़िया से नहीं दिख रहा है, थोड़ा लिख लीजिए। इसी समय क्या किया गया था, रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया था और रेलगाड़ी का नाम बदल करके रख दिया था, क्या नाम, स्वराज ट्रेन नाम रख दिया गया था। फूलेना प्रसाद क्या किया था, सिवान में थाने पर झंडा फहराया था। फूलेना प्रसाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पे, सिवान में झंडा फहराया था। सिवान के थाने पे जाके झंडा फहराया था, कौन, फूलेना प्रसाद। जगलाल चौधरी सारण थाने को जाकर के जला दिया था। चंपारण में सरकार की भी गठन हो गई थी। जगलाल चौधरी लिखिए, जगलाल चौधरी क्या किया था, सारण में जाकर के थाने को जला दिया था। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ थोड़ा बढ़िया नहीं बना था। जगलाल चौधरी क्या किया था, सारण में जाके थाने को जला दिया था। श्याम बिहारी लाल का नाम सुने होंगे, गया में थावे पर झंडा फहराने के दौरान इसको गोली लगा और वो मर गए थे। श्याम बिहारी लाल, श्याम बिहारी लाल ये क्या किए थे, थावे नाम सुने हैं ना, गया में थावे एक है, वहां पे झंडा फहराने के दौरान ये कोशिश कर रहा था और इसकी मृत्यु हो गया था। थाने गया में थाने पर, गया में थाने पर झंडा फहराने का कोशिश किया, इसको गोली लगा और ये डेथ कर गए। कौन, श्याम बिहारी लाल। ध्रुव कुमार का नाम सुने होंगे, कटिहार का था, वहां पे कटिहार में झंडा फहराने के दौरान भी इसकी मृत्यु हो गई थी। ध्रुव कुमार, क्या नाम था, कम उम्र का भी था। तो ये सब क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, समझे। जगलाल चौधरी सारण थाने पर सारण थाने को जलाया था। चंपारण में सरकार की, अलग सरकार की गठन भी किया था। जयप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद आजाद दास्ता का नेतृत्व दो लोगों के हाथों में चला गया था, सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद के नेतृत्व। किसके हाथों में चला गया था, सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब रट्टा मारने वाली चीज है, ठीक है। आगे देखिए, सीताराम केसरी हरे कृष्ण सिंह दानापुर में छात्रों का नेतृत्व किया था। सीताराम केसरी और हरे कृष्ण सिंह दानापुर में छात्रों का नेतृत्व किया था। भगवती देवी कदम कुआं में महिला चरखा क्लब की अध्यक्षता की थी। भगवती देवी कदम कुआं में महिला चरखा क्लब की स्थापना की थी। सारी अखबार बंद, सारी अखबार को बंद कर दिया गया था, सिवाय एक अखबार चल रहा था सरकारी, पटना डेली न्यूज। इसमें सभी अखबार को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक अखबार चल रहा था। क्या नाम था उसका, पटना डेली न्यूज। किसानों का एक बहुत बड़ा जो है पत्रिका है जिसका नाम है हुंकार, और ये लिखते थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। हुंकार को लिखते थे सच्चिदानंद सिन्हा, आगे चल करके चेंज भी हुआ। कहाँ है, क्या है, भगवती देवी कदम कुआं में महिला चरखा क्लब की अध्यक्षता किया था, वही भगवती देवी। पूछा है कहीं, देखिए होइएगा, हम तो मेनली रूप से भगवती देवी ही जानते हैं, तो भगवती देवी की हेल्प अब देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ है, हाँ थोड़ा सा देखिए, आइए यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग आराम से। क्रांतिकारी आंदोलन, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसको बढ़िया से लिखा नहीं होगा, बढ़िया से पहले लिख लीजिएगा। वहां क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार जो किया था बिहार में, देखिए यहाँ पे
क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार जो किया था बिहार में। पहले यहां नोट्स देखिए बढ़िया से, इसमें दो व्यक्ति देखिए, एक का नाम है ज्ञानेंद्र नाथ और केदारनाथ। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है बाबाजी ठाकुरदास। दिखाई दे रहा है? ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ और बाबाजी ठाकुरदास, इन तीनों के द्वारा बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत की गई। किसके किसके द्वारा? डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ और बाबाजी ठाकुरदास। अब देखिए बाबाजी ठाकुरदास क्या किया था। बाबाजी ठाकुरदास 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया और यहां से भी इसने भी आगे चल कर, हम लोग जानते हैं कि महेश दास द्वारा निकाला गया, मजरूल हक के द्वारा निकाला जाता था मदरलैंड, निकाला जाता था ना, लेकिन आगे चल करके कुछ समय के लिए मदरलैंड पत्रिका का आरंभ बाबाजी ठाकुरदास भी इसमें काम किए थे। ठीक है, बाबाजी ठाकुरदास भी इसमें काम किए थे। देखिए 30 अप्रैल 1908 जरूर याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए। 30 अप्रैल 1908 जरूर याद रखिएगा। 30 अप्रैल 1908 क्या हुआ था आपको बताते हैं। दो व्यक्ति थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने क्या किया, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या की, है ना। मुजफ्फरपुर में जाकर के किंग्स फोर्ट की हत्या की, जिस पे बम फेंकना चाहिए था उस पे नहीं फेंक पाए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हितकर था उसी पे जो है बम लग जाता है, केनेडी की हत्या हो जाती है। अंततः क्या होता है, खुदीराम बोस को फांसी मिलती है। खुदीराम बोस को फांसी कब मिलती है? ये घटना को अंजाम दिया था 30 अप्रैल को, इसको फांसी का डेट मिलता है, मैं भूल रहा हूं, कोई अगस्त, 8 अगस्त या कुछ अगस्त का। हाँ ठीक है, लेकिन ये पूछा जाता है, अच्छा जुलाई में फांसी मिला था, जुलाई में। और जो प्रफुल्ल चाकी रहता है वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। वो ट्रेन से भागते रहता है, कहाँ जाते रहता है, कलकत्ता, लेकिन आगे चल करके ट्रेन से कूद करके वो सुसाइड कर लेता है। तो ये पूछा जाता है कि 30 अप्रैल 1908 को जब मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की घटना को अंजाम दिया तो दो व्यक्ति में से किसको फांसी मिला? खुदीराम बोस को। और सुसाइड किसने किया? प्रफुल्ल चाकी ने। क्लियर? आगे चल करके 1913 में एक और घटना होता है, पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल, क्या नाम है इसका, सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुसूलन समिति की शाखा की स्थापना किया। यह भी पूछा जाता है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने क्या किया, अनुसूलन समिति की शाखा की स्थापना किया। अनुसूलन समिति, यहां देखिए 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की स्थापना कौन किया था? सन्याल, है ना, सन्याल ने स्थापना किया। आगे चल करके क्या किया, दो व्यक्ति था, रेवती नाग, इस समिति के माध्यम से भागलपुर और यदुनाथ सरकार, इसने बक्सर में युवा को प्रभावित किया। ये जो अनुसूलन समिति था ना, ये क्रांतिकारी आंदोलन का एक संगठन था जिसकी स्थापना वैसे तो बंगाल में हुआ था, बिहार में भी सच्चिदानंद सन्याल ने इसकी स्थापना किया था। और रेवती नाग इसको ले गया था भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ले गया था कहाँ? बक्सर में। आगे चल करके 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किया और एक पत्रिका को प्रकाशित करता था जिसका नाम था युवक। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है 2, 30 अप्रैल 1908 वाला कहानी मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट वाला, और एक 1919 वाला सच्चिदानंद सन्याल वाला। आगे पाश्चात्य शिक्षा है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पत्रिका को देख लीजिएगा। जैसे द सर्च लाइट 1918 में किया था, हैदर हुसैन पटना से करते थे। द मदरलैंड मजरूल हक हैं। द पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस चलाते थे। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह चलाते थे। द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन लेकर के आते थे। इंडियन क्रॉनिकल 1981 में, बिहार टाइम्स महेश नारायण लाए थे। बिहार न्यूज, ये सब क्या है, ये सब कुछ अलग नहीं है। कभी कभी पूछ देता है ये पत्रिका कौन लाया था और कब से प्रकाशित होता था, बहुत कम पूछता है। मेनली रूप से जो मॉडर्न इंडिया था, मॉडर्न बिहार था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
तो ये कुल मिला के हमारा बिहार हिस्ट्री मॉडर्न कंप्लीट हो गया। क्लियर? बुझाया कुछ? लगा कुछ कि कुछ फायदा हुआ? हाँ, बशर्ते देखिए करने की क्या जरूरत है आपको बता देते हैं। इसमें करने की क्या जरूरत है, महिलाओं का योगदान लास्ट में थोड़ा सा, ये सब उतना नहीं पूछता। देखिए थोड़ा सा इसमें करने की क्या जरूरत है, जो भी चीजें हमने बताया, जो चीज हमने बताया, हमने रटवाने का भी प्रयास किया और आप लोग रटे भी। लेकिन आपको बता दें, अगर आपको ये लगता है कि हम एक बार यहाँ कर लिए तो इससे मेरा काम हो जाएगा, तो शायद नहीं हो पाएगा। आपको 1 से 2 बार रिवीजन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज बता देते हैं कि हमने जब यहाँ करवाया, इसके बाद अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा।